कहानी के पार्ट 2 में हमने देखा था कि ओल्ड एज होम में सभी मिलजुल कर नवरात्रि की तैयारी में लगे थे और दूसरी तरफ एक भयंकर साजिश की जा रही थी। रवि और विकास दोनों बड़ी बहू के भाई निवास की बातों में आ गए। निवास के साथ मिलकर वो लोग घर के कागजात बनवाने लगे। नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे रीति रिवाजों के साथ माँ की मूर्ति की स्थापना हुई और धूमधाम से पूजा हुई। जैसा कि सबने सोचा था वैसा ही हुआ। आने वाले लोगों ने प्रसाद लिया, दान पात्र में पैसे दिए। असलम के लगाए मनोरंजन वाले स्टॉल पर सभी ने टिकट्स खरीदे। भूख लगने पर सभी ने वहां से खरीद कर अपनी पसंद का खाना खाया। वहां एक मेले जैसा आयोजन हो गया था। शाम तक भीड़ वैसे ही रही और रात की माँ की पूजा अर्चना के बाद सभी ओल्ड एज होम लौट आए और दो लोग वहीं माँ के दरबार में सो गए। सभी बरामदे में बैठकर सुस्ता रहे थे। सुबह से अब उन्हें आराम मिला था। अमर ने पानी पीकर मुंह पहुंचते हुए कहा, अगर भीड़ ऐसे ही रही तो हम जल्दी ही बाकी के पैसे जमा कर लेंगे। तो अनुज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ अंकल, आप सबने आज बहुत मेहनत की। आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी मोहन ने सारे पैसे अनुज को थमाते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटा, हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया। सुनिधि हमारी बेटी जैसी है और बेटे की गोद भराई का सामान उसके पीहर से आता है। बस यही समझ के इन्हें रख लो। तो अनुज ने पैसे रख लिए और नौकर से सबके लिए खाना लगाने को कहा। खाने के बाद सभी सोने चले गए, लेकिन अमर बाहर बरामदे में सीढ़ियों पर बैठा था। सुमित्रा ने देखा तो उसके पास चली आई और कुछ दूर बैठकर कहा, क्या बात है, तुम सोई नहीं? तभी अमर कहता है, नींद नहीं आ रही थी। अनुज और निधि के लिए हम सब जितना भी करें उतना कम होगा सुमी। इन बच्चों ने हमें बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ दिया है। तभी सुमी ने सीढ़ियों पर पैर सीधे करके कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ आओ। कहाँ? अमर ने उसकी ओर देखकर कहा तो सुमी ने उसे अपना सर गोद में रखने को कहा। अमर झिझका तो सुमी ने कहा, तुम कहते थे ना अमर, हर प्रेमिका में एक माँ छुपी होती है। इस वक्त एक माँ तुम्हें बुला रही है, प्रेमिका नहीं। सुमी की बात सुनकर अमर ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। सुमी उसका सर सहलाने लगी। एक सुखद अनुभूति वैसी ही जैसे वह बचपन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर महसूस किया करता था। अब अमर कुछ देर शांत रहा और फिर कहने लगा, अपने वक्त में तुम एक बहुत अच्छी माँ रही होगी सुमी। वो बच्चे बदनसीब हो गए जो तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम नहीं देख पाए। तो सुमी कहती है, बीती बातों को याद करके सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। अमर, माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए जीते हैं, उनका भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये ओल्ड एज होम उन्हीं बोझ का उदाहरण है। सुम्मी के ये कहते हुए आंखों में पानी आ गया। तभी अमर ने कहा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद उन्हें भी उम्र दराज होना है। और तब ये सोचकर डर लगता है कहीं उनके बच्चे उनके साथ ऐसा ना करे। सुमी खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फिराती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद अमर ने कहा, लेकिन मैं खुश हूँ सुमी कि मैं यहाँ आया और मरने से पहले तुमसे। तभी सुमी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी बात मत कहो, अब किसी अपने का जाना देख नहीं पाऊंगी। तो अमर ने उसका हाथ उठाया और कहा, मौत तो एक अटल सत्य है सुमी, और अब खुशी इस बात की है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सुमी कहती है, ये वक्त हमेशा यादगार रहेगा अमर। तभी अमर मुस्कुराते हुए कहता है, सुमी कुछ सुनाने को कहूँ तो सुनाओगी ना? ये सुनकर सुमी मुस्कुराने लगी और कहा, इस उम्र में कहाँ ये सब? तो अमर कहता है, सुनाओ ना, शायद उससे नींद आ जाए। अब सुमी गुनगुनाने लगी, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात रोक लो आज की रात, और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं। अब कुछ ही देर में अमर को नींद आ गई। सुमी ने भी खंबे से सर लगा लिया और अमर के बालों में उंगली घुमाती रही। चांदनी रात के सन्नाटे में दोनों वहीं सीढ़ियों पर सो रहे थे। अनुज किसी काम से बाहर आए तो उन्हें वहां देखकर मुस्कुरा उठा। अंदर गया और एक चद्दर लेकर दोनों को उड़ा दी। पीछे खड़ी सुनिधि सब देख रही थी। अनुज उसके पास गया तो उसने कहा, क्या ये दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं हो सकते? एक दूसरे का साथ पाकर इनके चेहरे पर जो सुकून है वो आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा मैंने। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन एक दूसरे के साथ है। तुम सही कहती हो सुनिधि,
बस इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। अनुज ने कहा तो स्निधि उसके सीने से लग गई। मुस्कुराती हुई उन दोनों को देखने लगी। अब अमर की सुबह नींद खुली तो खुद को बरामदे में पाया। बगल में ही सुमी खंबे से सर लगाए सो रही थी। अमर ने उसे उठाया और अंदर जाने को कहा। नहा धोकर सभी पंडाल में पहुंचे और फिर अपने अपने कामों में लग गए। आज दूसरा दिन था और भीड़ भी पहले दिन से ज्यादा थी। दोपहर तक सभी अपने अपने कामों में लगे। दोपहर के बाद सबने खाना खाया, सिवाय अमर और सुमी के। अगर अमर हिसाब किताब में लगा हुआ था। सुमी ने देखा बर्तन में सिर्फ एक व्यक्ति के खाने का सामान था। उसने खाना थाली में लगाया। तब अमर भी हाथ मुंह धोकर आ पहुंचा। सुमी ने उसके सामने खाने की थाली रखी तो अमर ने कहा, तुमने खाया? तो सुमी कहती है, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। तभी अमर ने निवाला तोड़ते हुए कहा, बाद में क्यों, अभी खाओ। आओ अपने लिए भी थाली लाओ। तो सुमी कहती है, वो खाना आज कम बना है। तभी अमर कहता है, और तुमने सारा मेरी थाली में परोस दिया। अब अमर के हाथ से निवाला छूट गया। तभी सुमी ने सामने बैठते हुए कहा, मुझे अभी भूख नहीं है अमर, तुम खाओ। अमर ने पास पड़ी थाली में अपनी थाली से आधे चावल निकाले। 4 रोटियों में से 2 सुमी के लिए रखी। दाल और सब्जी को भी आधा आधा करके दूसरी थाली में परोस दिया। थाली सुमी की ओर खिसका कर कहा, जब एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं तो फिर खाना क्यों नहीं बांट सकते, खाओ। सुमी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। दोनों ने खाना खाया और फिर अपने अपने काम में लग गए। दिन गुजरते जा रहे थे और रुपया भी जमा हो रहा था। सभी बहुत खुश थे। इन दिनों में सुमी और अमर एक दूसरे का ख्याल रखते रखते और करीब आ चुके थे। अपने अतीत को लेकर अब उनके सर में कोई दर्द नहीं था, बल्कि वो आने वाले वक्त की खुशियां देख रहे थे। नवरात्रि की आखिरी रात थी। पूजा समाप्ति के बाद खाली पंडाल में बैठे अमर और बाकी सब सुस्ता रहे थे। अनुज और स्निधि भी वहीं थे। सभी खुश थे और एक सुकून सबके चेहरे पर मौजूद था। नवरात्रि समापन के बाद अनुज ने पैसे जोड़े तो वो उनकी सोच से भी ज्यादा थे। अनुज ने जो लोन लिया था उसकी दोगुनी रकम चुकाने के बाद भी उनके पास 1.5 लाख बचे थे, जिनसे उसने ओल्ड एज बुजुर्गों के लिए सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए। अमर को उसके जमा पैसे 4500 रुपए मिले थे। रुपए उन्हें लेकर वह पास के ही बाजार आया। वहां से उसने सुम्मी के लिए एक बनारसी साड़ी और एक जोड़ी चांदी की पायल खरीदी। शाम को घर आया तो बहुत खुश था, क्योंकि कुछ दिन के बाद ही सुम्मी का जन्मदिन था और अमर ये उसे तोहफे में देना चाहता था। 2 दिन के बाद अनुज ने सबको इकट्ठा किया और कहा, इस ओल्ड एज होम को बने 5 साल हो चुके हैं। इसी खुशी में कल एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे अमर अंकल और सुमित्रा। तो सभी खुशी खुशी से तालियां बजाने लगे। अमर को याद आया कि कल तो सुम्मी का जन्मदिन भी है। वह बहुत खुश था। अनुज ने ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोगों के घर पर फोन किया और कल के प्रोग्राम में आने को कहा। रवि और विकास को न्योता मिला। तब बड़ी बहू का भाई भी वहीं था। उसने खुशी से कहा, यही सबसे अच्छा मौका है, कल चलो वहां और खत्म कर दो इस कहानी को। तभी उसकी बहन ने कहा, भैया कुछ होगा तो नहीं, कहीं ये दोनों फंस जाएं। तो वो कहता है, फंसेंगे तब ना, जब वो बूढ़ा जिंदा रहेगा। कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने अपने नापाक इरादों को भांपते हुए कहा। अगले दिन ओल्ड एज होम में प्रोग्राम की सारी व्यवस्था हो चुकी थी। अमर ने सुमी को तोहफा दिया। सुमी ने वह साड़ी पहन ली। सभी लोगों के घर वाले आ रहे थे। उन्हें देखकर सुमी ने अमर से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी और बेटा आ जाएंगे। मैं चलकर अंदर की व्यवस्था देख लेती हूँ। अगर अमर तुम यहीं रुको, शायद तुम्हारे बच्चे आ जाएं। अब सुमी वहां से चली गई। अमर को उसके लिए बहुत दुख हो रहा था। कुछ देर के बाद एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें रवि विकास अपनी अपनी पत्नियों के साथ नीचे उतरे। तीनों बच्चे भी साथ थे। गाड़ी से उतरते ही तीनों दादाजी दादाजी कहते हुए अमर की ओर दौड़े। अमर भी उनसे लिपट गया और उन्हें गले लगा लिया। दोनों बेटे बहू अमर के सामने आए। अमर ने उन्हें देखा और जाने लगा तो विकास ने कहा, हम सबको माफ कर दीजिए पापा। मैं जानता हूँ कि हम में से कोई भी आपकी माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी हम सबके लिए शर्मिंदा है। तो अमर ने कहा, क्या फिर कोई नया ड्रामा है ये? तो विकास कहता है, नहीं पापा, इस बार कोई ड्रामा नहीं है। हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने आपको बहुत दुख दिया, बेइज्जत किया, लेकिन बदले में आपने हमेशा हम सबको प्यार दिया। बस इसी ने हम सबका दिल पिघला दिया। हमें माफ कर दो पापा। तभी रवि भी अमर के हाथों को पकड़कर कहा, पिताजी हम सबको माफ कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अमर के पैरों में गिरते हुए कहा। तो अमर बोलता है,
अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? घर की लक्ष्मी ऐसे पैरों में? ना बेटी, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वही काफ़ी है। मैंने तुम सबको माफ़ किया। आओ अंदर चलते हैं, अमर ने दोनों बहुओं को उठाते हुए कहा। तभी विकास ने डिब्बा अमर की ओर बढ़ाकर कहा, पापा ये लो। तो अमर कहता है, ये क्या है? तभी विकास ने कहा, आपको माँ के हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है ना? माँ तो बस नहीं रही, इसलिए हम चारों ने मिलकर इसे आपके लिए बनाया है। अमर ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे इतने ही बदल जाएंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए डिब्बा लिया और खोलकर सूंघते हुए कहा, हम्म, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम सब अंदर हॉल में चलो, मैं आता हूँ। अब सभी अंदर चले गए। अमर खीर का डब्बा लेकर ऑफिस की ओर आया और सुम्मी के पास आकर उसे अपने साथ बरामदे में ले आया। तो सुम्मी ने कहा, क्या बात है अमर? तो अमर ने खुशी से भरकर कहा, मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए हैं सुम्मी, और उन्होंने अपने किए के लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी है। और ये देखो, मेरे लिए अपने हाथों से बनाकर खीर भी लाए हैं। तभी सुम्मी ने सोचते हुए कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है अमर। तो अमर कहता है, कैसी गड़बड़? इस तरह अचानक उनका अच्छा बन जाना मेरे मन में शक पैदा करा है अमर। अगर उन्होंने अपनी गलती का एहसास होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। तभी अमर बोलता है, कैसी बातें कर रही हो सुमी? बच्चे सच में बदल चुके हैं। देखो, मेरे लिए खीर लाए हैं। तो सुम्मी कहती है, जरूर उन लोगों ने इस खीर में कुछ ना कुछ मिलाया है। तो अमर ने गुस्से से कहा, बस सुमी, बहुत हो गया। तुम उन पे शक करती जा रही हो। कोई बच्चा भले अपने पिता के साथ इतना घिनौना काम क्यों करेगा? तो सुम्मी कहती है, मैं सच कह रही हूँ अमर। जैसा उन्होंने बर्ताव किया उसे देखते हुए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। आज से पहले तो वो लोग कभी कुछ नहीं लेकर आए, और फिर आज अचानक। तो अमर कहता है, मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। अमर की बात सुनकर सुम्मी ने उसके हाथ से खीर का डिब्बा लिया और कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर इसे मैं खा लेती हूँ। अगर तुम्हारे बच्चे सच्चे हुए तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या पागलपन है सुमी? अमर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक सुमी खीर के डब्बे को मुंह से लगा चुकी थी। उसने आधी खीर खाई और बाकी डिब्बा फेंक दिया ताकि अमर ना खा सके। अब उसकी आंखों में नमी उतर आई। तो अमर ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, बच्चे सच में बदल चुके हैं सुमी। तो सुमी ने भी अमर की आंखों में देखा और कहा, अगर वो बदल चुके हैं तो मुझे तुमसे हारने का जरा भी दुख नहीं होगा अमर। अब अमर सुमी को वहां छोड़कर चला गया और सुमी की नजर जमीन पर बिखरी खीर पर चली गई। और उधर सभी मुख्य हॉल में अपने अपने परिवारों के साथ बैठे थे। अनुज ने स्टेज पर आकर सबका अभिवादन किया। सुमित्रा और अमर मुख्य अतिथि थे, इसलिए वहीं कुछ लोगों के साथ स्टेज पर बैठे थे। अमर के घर वाले बिल्कुल सामने बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। अनुज ने वर्षगांठ को लेकर सबसे बात की और अमर से कहा, अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप हम सबको कुछ शब्द कहे। अमर अपनी जगह से उठकर माइक के पास आया और अपना गला साफ करके कहने लगा, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब इस खुशी में शामिल हुए। यहाँ मौजूद मैं सभी बच्चों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने अपने माँ बाप को यहाँ रहने के लिए भेज दिया? अमर का सवाल सुनकर सभी खामोश हो गए। कुछ ही गर्दन झुक गई तो कुछ इधर-उधर झाँकने लगे। इसे देखकर अमर ने कहा, शायद इसका जवाब आपके पास नहीं है। एक दंपति की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब उसके जीवन में एक संतान आती है। बड़े नाजों से वह दंपति उसे पालता पोसता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाता है। एक पिता दिन रात कड़ी मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे सुखी से रह सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जिम्मेदार बनने में माँ बाप मदद करते हैं, उनकी शादी करा देते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए अपने लिए जिएंगे। लेकिन वही बच्चे जिनके लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया, उन्हें ऐसी जगहों पर भेज देते हैं जिन माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया, अच्छी जिंदगी दी, उन्हीं माँ बाप की जिंदगी को ये जहनुमा बना देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन वही बच्चे ये भूल जाते हैं, एक दिन उन्हें भी माँ बाप बनना है और इस दौर से गुजरना है। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो एक उम्र के बाद माँ बाप किसी काम के नहीं रहते। वे बच्चों पर बोझ बन वे बच्चों पर बोझ बनने लगते हैं। आज मैं बताता हूँ उन बूढ़े माँ बाप का तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल है। बूढ़े होने के बाद वो इतने सक्षम नहीं होते कि घर के कामों में या बाहर के कामों में आकर हाथ बटा सके, लेकिन ये बुजुर्ग आपके घर के
सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। उनके भरोसे पर आप अपना घर छोड़कर जा सकते हैं। ये आपके घर के माली होते हैं। वो पौधे जिन्हें देखने तक की आपको फुर्सत नहीं होती। उन्हें ये अपने बच्चों की तरह सींचते हैं। बार बार आपको गलतियां करने से रोकते हैं। इसीलिए नहीं कि उन्हें आपसे परेशानी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उन गलतियों से आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपके बच्चे जब आपके साथ खेलना चाहते हैं, तब आप इतने व्यस्त होते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें महंगे खिलौने, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन वही ये बुजुर्ग उनके साथ खेलते भी हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा भी देते हैं। हम बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, लेकिन फिर भी वो आपकी परेशानी आपके चेहरे से भांप लेते हैं। लेकिन बच्चे कभी अपने माँ बाप की जरूरतों को नहीं समझ पाते। एक 5 स्टार होटल में खाना खाकर वेटर को 500 रुपए टिप देना उन्हें मामूली लगता है, लेकिन वही अपने पिता के टूटे चश्मे को सही कराने का खर्चा उन्हें फालतू लगता है। एक बुजुर्ग अपने बच्चों से लजीज खाना या महंगे कपड़े नहीं चाहता है, बल्कि इस उम्र में वो अपने बच्चों का साथ और प्यार चाहता है। लेकिन वो इतना बदनसीब हो जाता है कि उनके बच्चों के पास उनके लिए थोड़ा भी वक्त नहीं होता। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने माँ बाप बनाए। लेकिन भगवान के इस अवतार माँ बाप को ये बच्चे अपने पैरों की धूल समझ लेते हैं। बचपन में जब तुम चलते चलते लड़खड़ाते हो, तो पिता तुम्हारी उंगली थाम कर तुम्हें सहारा देते हैं। फिर आज जब बुढ़ापे में उनके कदम लड़खड़ाते हैं, तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देने के बजाय उन्हें घर से निकाल देते हैं। बचपन में जहाँ माँ बाप ने मेहनत करके तुम्हें अच्छा खाना और अच्छा सम्मान दिया, तो फिर आज वही उन्हीं माँ बाप के लिए तुम्हारे पास 2 वक्त का खाना और एक जोड़ी कपड़ा क्यों नहीं है। माफ करना, भावनाओं में बह गया, लेकिन मैं आज खुश हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ हैं। अपनी गलतियों का उन्हें एहसास हुआ है और ये आज यहाँ चले आए। मैंने फैसला किया है कि मैं इन्हें वो संपत्ति दे दूंगा जिनके ये हकदार है। एक पिता होने के नाते मैं इसके लिए सब करना चाहता हूँ। इन्हें हर सुख देना चाहता हूँ। इनके प्यार के सामने वो कागज के टुकड़े कुछ नहीं है, कहकर अमर रुक गया। सामने बैठे उनके बेटों ने ये बात सुनी तो उनका दिल बैठ गया। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, ये हमने क्या कर दिया भैया? पापा हम सबसे इतना प्यार करते हैं और हमने उनके साथ ये किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। अमर ने आगे कहना शुरू किया, अंत में अनुज और नीति जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम सबको ये छत दी, जीने की वजह दी। सामने बैठे बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। इनके प्यार और साथ से आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बस जरूरत है इन्हें समझने की। किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचा है तो माफी चाहता हूँ। अमर ने हाथ जोड़े और अपनी कुर्सी की ओर बैठ गया। वहां सामने बैठे सभी बुजुर्गों की आंखें नम थी और बच्चों के सर शर्म से झुके हुए थे। उन सबको अपने किए का बहुत ही पछतावा था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी खाना खाने लगे। आज सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ थे, उन्हें अपने हाथों से खिला रहे थे। कोई आंखों में आंसू लिए अपने किए की माफी मांग रहा था, तो कोई गिले शिकवे को बुला रहा था। खाने के बाद वहां आए सभी बच्चों ने अनुज से बात की और अपने अपने माँ बाप को घर ले जाने लगे। अमर ये देखकर बहुत खुश था। अनुज और नीति भी बहुत खुश थे। सभी एक एक करके जा रहे थे। अमर बरामदे में खड़ा था, तभी उसके दोनों बेटे और बहू वहां आए। तभी विकास ने कहा, पापा वो खीर। तो अमर ने कहा, माफ करना बेटा, इतने प्यार से तुम लोग मेरे लिए खीर लेकर आए और मैं उसे खा नहीं पाया। विकास और रवि ने चैन की सांस ली और अमर का हाथ पकड़कर कहा, हम लोगों को माफ कर दो पापा, हम सब ने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया। चलिए पापा घर चलिए, वो घर जो आपका अपना है, हमें आप चाहिए, वो घर नहीं। तभी रवि ने कहा, हाँ पापा भैया सही कह रहे हैं, आज आपकी बातों ने हम सबकी आंखें खोल दी। चलिए पापा घर चलिए। बेटों के प्यार को देखकर अमर की आंखें भर आई। उसने कुछ दूर खड़ी सुमी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुमी, मैंने कहा था ना, मेरे बच्चे बदल गए हैं। ये मुझे घर ले जाना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सुमी, तुम खाम काहे इन पर शक कर रही थी। सुमी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा और अगले पल उसे उल्टी हुई और वह जमीन पर जा गिरी। उसके मुंह से खून निकला देखकर अमर हक्का बक्का रह गया। सुमी की बिगड़ती हालत देखकर अमर उसे हॉस्पिटल लेकर आया। उसके पीछे पीछे अनुज, निधि और बच्चे भी चले आए। सभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े थे। अमर के तो जैसे प्राण ही निकल चुके थे।
एक जिंदगी में उसे कितनी मुश्किलें देखने को मिल रही थी। डॉक्टर्स ने सुमी की जान बचाने में लगे थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और अमर से कहा, किसी ने उसके खाने में जहर मिलाया। उनकी हालत अभी बहुत खराब है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनकर अमर की हिम्मत टूट गई और उसने मरे हुए स्वर में कहा, जहर? तभी डॉक्टर ने कहा, हाँ जहर, लेकिन उनके खाने में जहर कहाँ से आया? वैसे ये पुलिस केस बनता है, आप चाहो तो कंप्लेन कर सकते हैं। तभी अनुज ने कहा, कैसे भी करके उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए डॉक्टर वापस चला गया। अमर के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही। वह सुन सा पड़ गया और रवि अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां खड़े थे। डॉक्टर की बात सुनकर विकास अमर के पास आया और कहा, पापा। तभी अमर ने सवाल किया, खीर में जहर था? तो विकास ने हकलाते हुए कहा, पापा मैं आपको सच बताता हूँ। तभी अमर ने सख्ती में कहा, खीर में जहर था या नहीं? तो विकास रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी पापा, हम लोग बहक गए थे भरत की बातों में आकर, हमने ऐसा कर दिया। लेकिन वो खीर सुमित्रा आंटी खा लेगी, हमें नहीं पता था। तभी अमर ने खींच कर एक थप्पड़ विकास को मारा। सारे माहौल में शांति छा गई। अब अमर ने दर्द से भरकर कहा, शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना बेटा कहते हुए। अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए तुम लोग इतना नीचे गिर गए कि तुमने एक मासूम की जान लेने का पाप किया है। क्यों किया ऐसा? अपने ही पिता को मारने की साजिश सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तभी अनुज ने अमर को संभाला तो अमर बच्चों की तरह रो पड़ा और कहने लगा, देखो अनुज, क्या किया है इन लोगों ने। सुम्मी मुझसे कहती रही कि उसे इन लोगों पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं ही इनके प्यार में अंधा हो गया था। आज इनकी वजह से वो इस हालत में है। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। कह दो इनसे कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी। अमर की बात सुनकर दोनों बेटे उनके पैरों में आ गिरे और फूट फूट कर रोने लगे। रवि ने रोते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है पापा, ऐसा पाप जो माफी के लायक नहीं है। हम आपको समझ नहीं पाए थे, हमारी वजह से आज ये सब हो रहा है। हमें माफ कर दो पापा, हमें माफ कर दो पापा। तो अमर ने पैरों से दोनों को पीछे झटकते हुए कहा, माफ कर दो, तुम दोनों इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। तुम्हें किसी की जान लेने का हक किसने दिया? क्या पैसा इतना बड़ा है? अपने ही पिता की जान लेने को आतुर हो जाओगे तुम लोग? तभी रवि उठा और हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ पापा, नहीं है हम इंसान कहलाने लायक। हमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है सुमित्रा आंटी। तभी अमर ने एक तमाचा रवि को मारते हुए कहा, अपनी गंदी जुबान से नाम मत लो उसका। अगर आज उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अमर की बात सुनकर दोनों भाई आंसू बहाते रहे। पश्चाताप की आग में दोनों सुलग गए थे। जब तक उन्हें अपने पिता का प्यार समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को खामोश देखकर उनकी पत्नियां उनके पास आई और बड़ी बहू ने विकास से कहा, चलो यहाँ से, यहाँ और बेइज्जती करवानी बाकी है। तभी बड़ी बहू को देखकर छोटी ने कहा, मरती है तो मर जाए, हमारी भला से हमें क्या, चलो यहाँ से, बहुत सुन ली इनकी बकवास। रवि और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों ये देखकर अवाक रह गए और विकास ने बड़ी बहू से कहा, खबरदार जो एक और शब्द अपने मुंह से निकाला, बकवास है ये नहीं बल्कि तुम कर रही हो। विकास ये हाथ बहुत पहले उठा देते तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। देवता जैसे हमारे पिता के लिए हमारे मन में जहर घोलने वाली तुम लोग थे। कहते हुए रवि ने जैसे ही दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया तो अनुज ने आकर रोक लिया और कहा, औरत पर हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है। तभी रवि ने कहा, ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। इनकी बातों में आकर हम भाइयों ने अपने पिता को इतने दुख दिए और ये आज भी इन्हें कोस रही है। तभी स्निधि ने कहा, लेकिन इनसे ज्यादा कसूर तो तुम दोनों का है। इनके लिए तुम्हारे पिता ससुर थे, लेकिन तुम्हारे तो पिता थे ना। फिर तुम लोगों ने अपने मन में इतनी नफरत क्यों बना ली थी? अब रवि और विकास दोनों ही चुपचाप सुनते रहे। उनमें से एक भी उनके एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अंदर ही अंदर उनका जुर्म उन्हें कुरेद रहा था। यह देखकर
अमर को अपने सीने में हल्का सा दर्द हुआ और वो खांसते हुए बेंच पर आ बैठे। दोनों भाई उन्हें संभालने को जैसे ही आगे बढ़े, अमर ने हाथ आगे कर उन्हें रोक दिया। निधि ने उन्हें बोतल से पानी पिलाया तो अपनी बुझी सी आवाज में वे कहने लगे, ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, फिर भी इन दोनों ने मुझे हमेशा पिता का दर्जा दिया है, बिना किसी शिकायत के। इन्होंने हम सबकी मन से सेवा की, लेकिन तुम सब मेरे होते हुए भी मेरे दुश्मन निकले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों का अपनी औलाद से भरोसा उठ जाए। जाओ, खुश रहो। आज से तुम्हारा पिता तुम सबके लिए मर चुका है। अमर की बात सुनकर चारों वहां से मुंह लटकाए चले गए। अमर की आंखों से आंसू बह निकले। अनुज और निधि उनके पास आ बैठे और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगे, फिक्र मत कीजिए अंकल, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी अमर ने रोते हुए कहा, ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल दिखाता है अनुज। मेरे ही बच्चों ने आज मुझे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया। तभी अनुज ने कहा, आप अकेले नहीं हैं अंकल, मैं आपके साथ हूँ। निधि आपके साथ है और हमारी सुम्मी आंटी वो भी आपके साथ है। दोनों वहीं अमर के साथ बैठे रहे। शाम होने को आई लेकिन सुम्मी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि सुम्मी खतरे से बाहर है, सबकी जान में जान आई। निधि ने अनुज से चाय लाने को कहा। दोपहर से अमर ने कुछ खाया पिया नहीं था। अनुज चाय ले आया। निधि के जिद करने पर अमर ने 2 घूंट चाय पी और फिर अनुज से कहा, बेटा तुम और निधि अब घर चले जाओ, दोपहर से यहीं हो, थक गए होंगे, घर जाकर आराम करो। और फिर निधि बिटिया का भी इस हाल में यहाँ रहना ठीक नहीं है। जाओ, तुम दोनों घर जाओ, सुमी का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। तभी अनुज ने अपना दूसरा छोटा फोन देकर कहा, ठीक है अंकल, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये मेरा फोन रखिए आप। तभी स्नीति कहती है, रात में मैं और अनुज आपके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अमर ने कहा, अरे नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, वो सब मैं जानू, आप आंटी का ख्याल रखिएगा, हम लोग आते हैं। स्निधि ने कहा। अमर ने सुना तो उसकी आंखों में नमी उतर आई और उसने स्निधि को अपने पास बुलाकर सीने से लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों बच्चों पर कभी कोई आंच ना आए। स्निधि और अनुज मुस्कुराए और अमर से अपना ध्यान रखने को बोलकर चले गए। डॉक्टर से परमिशन लेकर अमर सुमी को देखने आईसीयू में आया। सुमी बेहोश लेटी थी। उसकी हालत देखकर अमर को बहुत दुख हुआ। वह उसके पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया और सुमी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो सुमी, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया, अपने बच्चों को समझने में मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमी, गलती हो गई, उन्होंने बहुत बुरा किया, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रहा होगा जो आज उनके मन में मुझे लेकर इतनी नफरत बढ़ चुकी है। उनकी नफरत ने आज तुम्हें किन हालातों में पहुंचा दिया, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुमी, कभी नहीं। जिंदगी में कभी ना हारने वाला अमरनाथ आज अपने बच्चों से हार गया। सुमी अपने बच्चों से हार गया। तक तकलीफ के आंसू अमर की आंखों से गिर कर सुमी का हाथ भिगाने लगे, लेकिन सुमी बेसुध पड़ी थी। सुमी की हालत में कोई सुधार नहीं था। नर्स के कहने पर अमर बाहर आकर बैठ गया। शाम होने लगी। अमर वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गया। अनुज खाना लेकर आया। निधि की तबीयत खराब होने से अनुज उसे ओल्ड एज होम ही छोड़ आया। उसका ख्याल रखने के लिए बस 2 नौकर थे, बाकी सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अनुज ने अमर को जगाया और खाना खिलाया। काफी देर तक अनुज उसके साथ बैठा रहा और फिर अमर के कहने पर वापस ओल्ड एज होम चला गया। अमर वहीं बेंच पर लेट गया। सुबह आंख खुली तो डॉक्टर से सुमी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि उन्हें कल रात ही होश आ गया था, बस आप सो रहे थे इसलिए जगाया नहीं, आप जाकर मिल सकते हैं। अमर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत आईसीयू में आया। सुमी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसके पास बैठा था और उसका हाथ थाम कर कहा, अब कैसी है सुमी? तो सुमी ने कहा, ठीक है। तभी अमर ने नफरत से कहा, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे माफ कर दो सुमी, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया
और तुम मेरे बेटों की साजिश का शिकार हो गई। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुमी, कभी नहीं। वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। तभी सुमी कहती है, ऐसा मत कहो अमर। अमर ने दुखी के साथ कहा, नहीं सुमी, मैंने आज तक उनकी हर गलती को माफ किया, लेकिन अब नहीं। उन्होंने नफरत की हद पार कर दी। इस बार तो मुझे मारने तक को तैयार हो गए। तभी सुमी कहती है, अमर, उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें शायद भगवान भी माफ ना करे, लेकिन तुम कर देना, क्योंकि माँ बाप की दी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। तभी नर्स ने आकर कहा, सर इनकी दवाइयों का टाइम हो गया है। तो अमर ने दवाइयों का ट्रे लेकर कहा, मैं दे देता हूँ। तभी नर्स ने कहा, ठीक है, ये 2 टेबलेट देनी है। इसके थोड़ी देर बाद इन्हें ये सूप पिला दीजिए। और वहां से चली गई। अब अमर ने सुमी को दवा दी और वहीं बैठा रहा। सुमी बोलना चाहती थी तो अमर उसे रोक देता। कुछ देर के बाद अपने हाथों से उसे सूप पिलाया और फिर आईसीयू से बाहर आ गया। आईसीयू में ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं थी। शाम तक सुमी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब अनुज और निधि भी रात का खाना लेकर आए। अमर सुमी की अमर सुमी का काफी ख्याल रख रहे थे। उसे दवा देना, खाना खिलाना, उसका ध्यान रखना सब है अकेले ही कर रहा था। ये सब देखकर अनुज निधि को बहुत अच्छा लग रहा था। 2 दिन के बाद सुमी को डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी। डॉक्टर जब डिस्चार्ज फाइल बना रहा था तो सुमी ने उससे कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है, शुक्रिया मुझे नहीं बल्कि अपने पति से कहिए, जिन्होंने दिन रात आपकी इतना सेवा की और आपको पहले जैसा बना दिया। हमने तो आपकी जान बचाई है, लेकिन आपका ख्याल रखने में इन्हीं का हाथ है। आप बहुत किस्मत वाली है। इस उम्र में जहां हम पर साथ छोड़ देते हैं, वहीं ये आपके पति हर वक्त आपके साथ रहे। मैंने दवा लिख दी है, कोई भी परेशानी हो तो आप आकर मिल लेना। टेक केयर। कहकर डॉक्टर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया हैरान सोमी को। अमर के लिए उसके मन में प्यार और इज्जत और बढ़ चुकी थी। अमर ने हॉस्पिटल का सारा बिल चुकाया और सबके साथ ओल्ड एज होम चलाया। अगले दिन अमर ने अनुज से हमेशा के लिए वहां से जाने की बात कही। तो अनुज ने कहा, क्यों अंकल, क्या अब ये घर आपका नहीं है? तो अमर बोलता है, ऐसी बात नहीं है अनुज, इस शहर में जब मैं अब मैं भर चुका हूँ, साथ ही यहाँ रहूंगा तो अपने बच्चों का किया भूल नहीं पाऊंगा। सुम्मी को भी एक सहारे की जरूरत है, और उसे क्या बल्कि मुझे भी, इसलिए मैं सुम्मी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो निधि ने बेचैन होकर कहा, लेकिन आप कहाँ जाएंगे अंकल? भूल गए मेरा गांव, वहाँ का घर, वहाँ अब भी हमारे रहने के लिए जगह है। एक बार फिर सब शुरू से शुरू करेंगे। अमर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अंकल, अनुज ने कहना चाहा। तो अमर ने उन दोनों को हाथों को थाम कर कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया बेटा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहो। तो निधि कहती है, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो अमर ने कहा, बताओ क्या चाहिए? तो निधि कहती है, आप और सुमी आंटी शादी कर लीजिए। आपने कहा था ना कि उन्हें सहारे की जरूरत है। तो एक औरत की जिंदगी में पति से बड़ा हमदर्द कोई नहीं होता। बस इतनी सी बात मान लीजिए। हम लोगों की आप दोनों का प्यार पवित्र है, हमेशा पवित्र रहेगा। निधि ने कहा तो अमर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, पगली, हम लोग जरूर आएंगे तुमसे मिलने। जब ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आएगी, अपना ख्याल रखना और खूब पौष्टिक खाना खाना। अनुज भी उसके गले लग गया और कहा, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। अमर ने सुमी से अपने मन की बात कही तो सुमी ने मान लिया। वो अमर को आज भी उतना ही चाहती थी, उसे ना नहीं कह पाई। दोनों ने शादी कर ली और अमर के गांव चले आए। कुछ ही महीनों में सब कुछ अच्छा हो गया। अमर ने अपने आधे खेतों को बेचकर उसके पैसे से घर की मरम्मत कराई और बाकी पैसों से एक डेयरी फार्म खोल लिया। गांव के लोगों को उनमें रोजगार भी मिल गया और अमर का काम भी चल पड़ा। सुमी ने भी घर के बाहर बगीचे में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। गांव में वह सबको अपनी उगाई सब्जियां मुफ्त में बड़े ही प्यार से दे दिया करती थी। अमर और सुमी के मृदु स्वभाव के कारण सभी लोग उनका सम्मान करते थे और हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। महीनों गुजर गए। अमर शहर नहीं गया। उम्र के आखिरी पड़ाव में दोनों एक दूसरे के साथ थे और खुश थे। एक सुबह सुमी ने अमर से अपने साथ मंदिर चलने को कहा। उसने मंदिर के बाहर बैठने वाले
भूखों के लिए घर में खाना बनाया और लेकर मंदिर चले आए। दर्शन करने के बाद अमर और सुमी दोनों सीढ़ियों पर बैठे उन गरीबों को खाने के पैकेट दे रहे थे। जैसे ही अगला पैकेट दोनों के लिए अमर ने हाथ उठाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने विकास बैठा था, फटे हाल, आंखें खाली, मुंह चिपका हुआ और शरीर बेजान। पास में ही रवि बैठा था। अमर को वहां देख विकास ने मरे हुए स्वर में कहा, पापा आप यहाँ। सोमी ने उन्हें देखा तो दोनों को वहां से उठाकर मंदिर के बरामदे में ले आए। अमर भी उनके साथ चला आया। सुमी ने उन्हें खाने को दिया तो दोनों खाने पर टूट पड़े। उन्हें खाते देखकर लग रहा था जैसे वे लोग काफी दिनों से भूखे हैं। अमर ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू बह आए। सुमी ने दोनों से इस हालत के बारे में पूछा तो विकास ने बताया कि कैसे उसके साले ने धोखे से सारा पैसा और जायदाद हड़प ली। उनकी कंगाली देखकर पत्नियां अपने अपने बच्चों को लेकर चली गई। घर, नौकरी, पैसा, रुतबा सब चला गया और दोनों दर दर की ठोकरें खाते यहाँ वहां भटक रहे हैं। उनकी कहानी सुन सुन सुमी को उन पर दया आ गई। उसने अमर से कहा कि वह उन्हें अपने साथ रख ले। अमर ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। सुमी दोनों को घर ले आई, दोनों को रहने को जगह और खाने को दिया। दोनों लड़के अपने किए से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अमर के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। अमर का भी दिल पिघल गया। दोनों लड़के वहीं रहकर डेयरी पर काम करने लगे। उनमें आए बदलाव देखकर अमर भी हैरान थे। दोनों मेहनत से अपना काम करते, अमर की बात सुनते, उनकी सेवा करते, बिना अमर की इजाजत के कुछ नहीं करते। डेयरी का सब हिसाब किताब अमर को सौंपते। उन्हें इस तरह देखकर अमर को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने दोनों बहुओं और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। दोनों बहू भी अमर और सुमी के पैरों में आकर गिरी और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगी। अमर का उजड़ा हुआ घर फिर बस गया। सभी हंसी खुशी रहने लगे। पर ना जाने क्यों अमर को हमेशा एक कमी खलती रहती थी। एक शाम उसे खत मिला कि स्निधि को बेटा हुआ है और उसके जन्मोत्सव पर अमर और सुमी को बुलाया है। अमर और सुमी ढेर सारे तोहफे लेकर वहां पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओल्ड एज होम के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। सब इस जन्मोत्सव में आए थे। अमर और सुमी सबसे मिले। सब अपने सब अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहे थे। सबने अनुज और स्नीति के बेटे को तोहफे और आशीर्वाद दिया। कितने महीनों बाद सब साथ थे। सबने जश्न मनाया, खूब बातें हुई। मोहन और जगन तो अमर को बहुत छेड़ रहे थे कि आखिर उसने सुमी से शादी कर ही ली। अगली सुबह सभी एक एक करके वापस निकल गए। सबके बाद अमर और सुमी भी चले गए। अनुज और स्निधि अपने बच्चे को गोद में लिए उदास से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चलते चलते अमर रुका तो सुमी ने कहा, क्या हुआ? तो अमर कहता, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है। हमारी असली खुशी गांव में नहीं, इस ओल्ड एज होम में है सुमी। उन बच्चों के साथ, उन हम उम्र दोस्तों के साथ। सुमी, लौट चलते हैं वापस अपनी उसी दुनिया में। अमर ने बेचैन होकर कहा। सुमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अमर की ओर बढ़ा दिया और दोनों वापस लौटे। उन्हें देखते ही अनुज और स्निधि के चेहरे की मुस्कुराहट आ गई। अमर और सुमी उनके पास चले आए। कुछ देर के बाद देखते ही एक एक करके बाकी सभी सदस्य लौट आए। अनुज और निधि खुश थे और हैरान भी। तभी अमर ने कहा, तुम सब लोग वापस क्यों चले आए? तो जगन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सब यहीं रहेंगे साथ साथ। तभी मोहन ने कहा, हाँ भाई अमर, क्योंकि जिंदगी का असली सुख अपनों के साथ है। सभी मुस्कुरा उठे। अनुज गेट के पास आया और ओल्ड एज होम का बोर्ड हटाकर फेंक दिया, क्योंकि ये अब घर था, वृद्धाश्रम नहीं। अगर रोजाना हमारी कहानी सुनना चाहते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हो, ताकि जब नई कहानी यूट्यूब पर आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।